हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। आज मैं जब इलाहाबाद की सभा के लिए आया तो रास्ते में एक जगह रुका था। लोगों से मैंने पूछा क्या हाल है, लोग बोले ठाकुर तो गयो। अब मुझे नहीं पता ठाकुर कौन है यहां। आपने ताली बजाई, आप पहचानते हो? ठाकुर तो गयो। मुझे नहीं पता लोगों ने यहां किसका नाम रख रखा है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कोई ऐसा तो मुझे पता नहीं ठाकर सरनेम का कोई आदमी यहां चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन बलकार सिंह जी लोग ने बोले लोग बता देंगे थे, पूछ लियो ठाकुर तक। देखिए लोकतंत्र जो है इसमें एक भूमिका होती है आपके प्रतिनिधि की और एक भूमिका होती है जनता जनार्दन की। आज ये भूमिका मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारे यहां एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण, और रामायण में भरत मिलाप का एक प्रसंग है। जब राम वन में चले गए थे तो भरत उनको वापस लेने गए थे, और जब भरत ने आग्रह किया कि वापस चलो तो यह फैसला जनक जी के जुम्मे छोड़ा गया कि राम वापस जाए या नहीं जाए। जनक जी को लगा दोनों दामाद हैं और मैं फैसला करूंगा, पता नहीं कौन सा नाराज हो जाए। तो जनक जी ने एक रास्ता निकाला और कहा मैं भगवान शिव को अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं भगवान शिव का भगत हूं, और अब मेरे मुख से जो निकले वो भगवान शिव कहलाए वो निकले। और जनक जी ध्यान में बैठे, और जनक जी ने ध्यान में बैठ के और एक उत्तर दिया, और ये उत्तर दिया कि भाई भरत जो है वो धर्म का प्रतीक, ये भरत जो है ये प्रेम का प्रतीक है, और राम जो है धर्म का प्रतीक है। और लड़ाई भरत और राम की नहीं है, ये लड़ाई प्रेम और धर्म की है। और प्रेम और धर्म में से किसकी जीत हो, अगर मुझे ऐसा कहना हो तो मैं कहूंगा प्रेम की जीत होनी चाहिए। सब खुश हो गए कि भरत जीत गए, राम वापिस जाएंगे, सबके चेहरे पे खुशी आ गई। लेकिन बाद में जनक जी ने कहा लेकिन भरत जी प्रेम की पूर्णता इस बात में है कि अपने प्रेमी के चरणों में बैठ के पूछ लो कि वो चाहते क्या हैं। भरत अपनी जगह से उठे और आके राम के चरणों में बैठ गए और पूछा भाई मेरे लिए क्या क्या है। राम ने एक शब्द कहा कि मैं अपना राज्य वापस लेता हूं, लेकिन भरत अपने प्रतिनिधि के तौर पर तुम्हें 14 साल के लिए आपको अपना शासन सौंपता हूं, मेरा प्रतिनिधि रहना। आज के जमाने में राम कौन है? ये जनता बैठी हुई राम है, और हम इसको ड्यूटी भरत की देने आए हैं। अभी 3 साल की ड्यूटी मांगने आए हैं। भरत की तरह अपनी खड़ा हुई इनको दे देना, शर्त पे रख के चलेगा गोविंद। ये संस्कार है इसका, ये आपके ऊपर रोब नहीं बैठाएगा, इसका ये आपका सेवादार बन के रहेगा, और सच्चा सेवादार बन के रहेगा। ये मौका है जो आदमी रोब बैठा के विधानसभा में जाने की बात करता है। गंगवा जी, कृष्ण पवार जी, आप कितनी बार विधानसभा आए हो? आपने किस आदमी को विधानसभा में जूता उठाए देखा? एक ही आदमी को देखा, और जो आदमी विधानसभा में जूता उठाता है वो बलकौर सिंह विधानसभा में फिर जाया नहीं करता। वो पवित्र जगह है, मीडिया के पत्रकार साथी उस दिन के हाजिर है, गवाह है यहाँ पे, जहां कानून बनाने का काम होता है, जहां बहस हुआ करती है विधेयकों पर, जहां बहस हुआ करती है जनता की भलाई पर, वहां व्यक्तिगत अहंकार की कोई जगह नहीं होती, और कोई व्यक्तिगत अहंकार के साथ वहां खड़ा होता है तो निश्चित रूप से जनता उसको स्वीकार नहीं किया करती है। यह अवसर है आपके लिए। और भाई मैंने आते हुए पूछा था ज्ञानचंद गुप्ता जी को, जो आजकल विधानसभा के स्पीकर हैं, मैंने कहा ज्ञानचंद जी मुझे बताना, मैं इलाहाबाद जा रहा हूं,
मैं वहां के लोगों से बात करने जा रहा हूं। लोग पूछेंगे अभय सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया था? ज्ञान सिंह जी ने पढ़ के बताया कि अभय सिंह ने यह लिख कर दिया हुआ है इस्तीफे पे, जब तक 3 कानून रहेंगे मैं विधानसभा वापिस नहीं आऊंगा। उनके प्रण को पूरा करना और उनको भी अपना प्रण पूरा करना चाहिए। जैसे रामायण में तो भाई ये भी लिखा हुआ है, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब ये सशर्त इस्तीफा, विधानसभा में सशर्त इस्तीफे मंजूर नहीं होते, लेकिन पहली बार विधानसभा के स्पीकर ने भी सोचा, क्योंकि उनको भी पता था ये भाई जिस मुद्दे पर इस्तीफा दे रहा है वो कानून तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सटे पर है, वो कानून तो वैसे ही ऐच्छिक हैं, ये मुद्दा बनता ही नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पे और फिर भाई अकेले अपने तो एक कहावत है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कितने? 40, जेजेपी के कितने? 10, और बाकी हमारे सहयोगी कितने? वो गोपाल ने पूछ लो। और हमारे में एक मिलेगा तो भाई ताकत क्या है? और सामी भाई लोकदल का एमएलए क्या अकेला चना बाढ़ फोड़ सकता है? अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए वक्त है इलाहाबाद के विकास का, वक्त है इस बात का कि आप तरक्की के साथ चलें, विकास के साथ चलें, आप बदले इस इलाके की तस्वीर। जो सेम की समस्या है 14 गांव की, उससे निजात पाएं, ये संकल्प लेकर चलने वाले लोग हैं। यहां पे काम शुरू हो गया है, उस काम पूरा करके देंगे। आज मैं आ रहा था, रास्ते में मैंने देखा खेतों में पानी भरा हुआ है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, बहन सुनीता भी चर्चा कर रही थी, मेरे कई पत्रकार साथी 2013 की उस स्पीच को मेरे को जानते हैं, जब मैंने कहा था कि ओला पड़ेगा तो सरकार के खजाने पर पड़ेगा, किसान के खेत में नहीं पड़ेगा। अगर अतिवृष्टि होगी तो सरकार के खजाने पर होगी, किसान के खेत में नहीं होगी। मैं ओम प्रकाश धनखड़ उस समय जो कृषि मंत्री रहा, मुझे आज ये बताने में गर्व है 4000 करोड़ का मुआवजा किसानों के खाते में 7 साल में गया है, और 1000 करोड़ का मुआवजा उसका 25% केवल और केवल सिरसा के किसानों के खाते में गया। 1000 करोड़ से अधिक का, 6000 से 12000 मुआवजा हमने किया। 2.5 रुपए के चेक आया करते थे, क्या किसी को हमारे 7 साल में 2.5 रुपए का चेक मिला? किसी भाई को नहीं मिला होगा। लाख लाख 1.25 लाख के चेक हमने अपने हाथों से सिरसा में खड़े होकर बांटे हैं। ये है डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा, हमने वो करके दिखाया जो वादा किया था कि ओलावृष्टि होगी तो सरकार के खजाने पर होगी, किसान के खेत में नहीं होगी। और आज भी आपके बीच में मैं कह रहा हूं कि जिससे आपका कपास का नुकसान हुआ है, जिसके बाजरे का नुकसान हुआ है, किसी की और फसल का नुकसान हुआ है, गिरदावरी ढंग से करा लेना, कोई कमी आए तो हमको बताना, आपका मुआवजा पूरा हम देंगे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि यह इलाका जहां कपास का है, जहां बाजरे का है, वहां सिरसा का इलाका किन्नू का भी है, फलों की खेती का भी है। और हमने जहां इसको कवर किया है मुआवजे में, आने वाले समय में किसी के फल सब्जियां, किसी के फल खराब होंगे तो फलों के लिए 40,000 एकड़ का और सब्जियों के लिए 30,000 एकड़ का मुआवजा दिया करेंगे। ये हमने किया। हमारे पड़ोस में राजस्थान यही है, भादरा वगैरह कोई दूर नहीं है, बाजरे पे कोई बोनस नहीं, कोई भावांतर भरपाई नहीं, हम यहाँ 600 रुपए दे रहे हैं। कमाल का है ना, पड़ोस में बॉर्डर पार करते रिश्तेदारों कने पूछ लो दे बात करके वहां क्या है। और हमारा तो आगे भी दिल खुला हुआ है, ये सरकार खुले दिल के साथ काम करती है। अरे भाई, हरियाणा सबसे टॉप में है, चाहे किसान के फसल की खरीद की बात हो, चाहे मुआवजा देने की बात हो, चाहे जल प्रबंधन की बात हो, इससे ऊपर कोई राज्य दूसरा हो तो मुझे आके बता देना। ये बात मैं केवल किसान भाइयों आपके लिए नहीं कह रहा, मैं आप पत्रकार साथियों के लिए भी कह रहा हूं कि सभी राज्यों से हमारी तुलना करो, राजस्थान से तुलना करो। कुछ लोगों को जाना चाहिए, गहलोत को दिखाना चाहिए कुछ आंदोलन, बाजरा पे वो भी दे रहे कुछ, जरा जाना चाहिए पंजाब में मक्का की खरीद वहां भी हो,
सारी फसलों की खरीद वहां भी हो जो हरियाणा सरकार करके दे रही है, ऐसा अड़ोस पड़ोस में कोई भी करने वाला नहीं है। आज भी 8,000 रुपए एकड़ मुआवजा है पंजाब में, हम 12,000 आपदा प्रबंधन का, बीमा तो है ही नहीं, बीमा तो लागू ही नहीं किया भले लोगों ने। बात किसानी और खेती की करते हैं, लेकिन हरियाणा की बराबर की कोई स्टेट जो नस्ल पर 2.5 लाख गाय भैंसों पर देती है, जो दूध पर, गाय के दूध पर, भैंस के दूध पर इनाम देती है, ऐसी किसान हितैषी सरकार कोई है तो आपके हरियाणा की सरकार है। इससे पहले भी आपने सरकारें देखी। आज कांग्रेस भाई के भाई बहुत बात करते हैं, और एक तो हमारे दो रहे था, नाम है पवन। अब पवन कहीं ठहरती थोड़ी है, मारे पे भी आई थी है? अरे भाई अब लोग कह रहे हैं पवन की कोई पवन नहीं है, हवा निकली पड़ी है, और जो कुछ थोड़ा बहुत था आज यो बेनीवाल मारी गए ला गया। भैया ये जो 6,000 रुपए क्या मोदी से पहले किसी के खाते में आए थे? नहीं आए। आपको राजीव गांधी का वो भाषण याद होगा, किसान को तो दिए नहीं थे, मगर एक भाषण जरूर आया था, 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पूछते हैं, और मोदी 2,000 भेजता है। 2 के 2 आते हैं कि नहीं आते? 2 के 2 आते हैं कि नहीं आते? ये है गुड गवर्नेंस। जो कुछ हम वहां से करते हैं त्यों का त्यों आपके लिए पहुंचता है। ये गरीब हितैषी सरकार है, ये मजदूर हितैषी सरकार है। मेरा गरीब आदमी इलाज कराने में बड़ा संकोच करता था, बीमार हो जाता, सोचता बच्चों के पैसे लग जाएंगे, बच्चे कहते 4 तरह दिखा लाऊं अस्पताल में, कहता था मैं हरे पत्ते वाली गोली ले लूंगा, नीले पत्ते वाली गोली ले लूंगा। आयुष्मान का कार्ड दे दिया, धन्यवाद है मोदी जी के। और मनोहर लाल जी ने भी कहा इस आयुष्मान के कार्ड को हम सब गरीबों को देंगे, 1,80,000 से जिसकी कम आमदनी है उसको आयुष्मान का कार्ड दे देंगे। नीली हरी गोली से काम चलाने की जरूरत नहीं है, वेदांता में इलाज कराओ, बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में इलाज कराओ, खर्चा उठाने का काम सरकार के खजाने से होगा, आप पर नहीं होगा। ऐसी गरीब हितैषी सरकार। पेंशन की चर्चा निशान सिंह कर रहे थे, नौकरियों की चर्चा, किस प्रकार से हम हर नौजवान को रोजगार देने का चाहते हैं, किस प्रकार से हमने नेताओं के जो चक्कर लगाया करते थे नौकरी के लिए, सारा का सारा काम बाबुओं पर आ गया था। अरे बाबू कहें पिताजी कहें, मारले गांव का नहीं तो बाबू कहें, उस पर आ गया था। वो चक्कर काटता कभी इस नेता पे, कभी MP पे, कभी MLA पे, इसके पैरा के हाथ बालका ने पढ़ना छोड़ दिया था। और ये बालक बाबू वाली ड्यूटी फिर छोरे पे आ गई है, बालक पे आ गई है, बाबू पे नहीं रही। और बाबू भी कहने लग गया या सरकार भाई पढ़ेगी तो लावेगी, MLA भी नाट गया और MP भी नाट गया, हाथ खड़े कर दिए। या मेरिट पर भर्ती होती है, अपने सरे से भर्ती होती है, जिसका हक है उसको मिलता है। कोचिंग सेंटर फिर से चल पड़े हैं, भरे हुए होते हैं। बदल गया है वो दस्तूर जो होता था कि 15 सीट इस MLA को दे दो, 10 इसके दे दो, 5 उसको दे दो, और पिता लोग चक्कर लगाया करते थे। हमने गुड गवर्नेंस के साथ ये सरकार चलाई है 7 वर्षों में, और उसी में आपको जोड़ने के लिए आए हैं कि आइए किस प्रकार से अपने इलाके की खुशहाली के लिए, एलनाबाद की अच्छाई और भलाई के लिए, एक सेवादार विधायक के लिए। इसकी तो मुस्कान भी बड़ी प्यारी है गोविंद की, तो मिलते ही मन खुश हो जाता है। एक तो आदमी मिले और कड़ी न्यू करडामो कर रहे हो देखते, और न्यू मोटी मोटी आंखें तो न्यू किस तरह आया है, और एक न्यू के आओ भाई साहब, आओ भाई साहब है। तो ये जो भाव है, ये जो भाव है, इस भाव को समझिए आप। इस भाव के साथ ये आपकी सेवादारी करेगा। और ये मैं आपको वादा करता हूं भाई, जो भी गोविंद के थ्रू कोई भी कागज आ गया, सनुता के थ्रू आ गया, प्रदेश अध्यक्ष के नाते, चाहे इलाहाबाद के विकास पर 200 करोड़ खर्च होते, 300 करोड़ खर्च हो, इलाहाबाद को नंबर 1 बनाने का दायित्व। बड़ा लाडला हो जाता है जब ऐसा चुनाव सरकार वाली पार्टी का बीच में जीत के आ जाए। जींदाड़ा में बूझ लो, जी से ले गए पूरे है। जब जी हमारे पास राणा खड़े होकर बताइए, ये हमारा जींद जिले का प्रधान था, जब हम जींद का चुनाव जीते थे, पूरा न्यू किस तरह है,
छाबड़ा आप भी बता सकते हो, आप भी जिंद के हो अशोक जी, कि किस तरह से जिंद का विकास हुआ, ऐसे ही इलाहाबाद का विकास। क्योंकि लाडला हो जा, जब 90 के नंबर लड़ रहे हो तो लाडला होना बहुत मुश्किल हो है? जब तो लाडला केवल सीट रह जा, और फिर भी हमारे लिए तो वो भी लाडला होगा, क्योंकि सिरसा में हमारा वो एमएलए भारतीय जनता पार्टी का टकसाली बनेगा। कई ढाल तो लाडला होगा, एक ढाल तो लाडला नहीं है, ऐसा टकसाली एमएलए महाराज सिरसा से बनेगा। और ये उपचुनाव वाला तो भाई हूं घना कसुता लाडला हो जा। वो ने बोला, वैद कपूर चंद जी की मुझे एक पुरानी बात याद आती है। सरकार के 2-2.5 साल जालिए थे, शाहबाद से हमारे विधायक थे, मंत्री नहीं बने थे। 2-2.5 साल बाद उनका नंबर आया, बड़े खुश हो रहे थे। पत्रकार ने बोले, कितनी खुशी हो रही है? बोला जी बुढ़ापे में बालक होने की हुआ है। तो भाई ये खुशी तो वैद कपूर चंद ने जिसी बताई थी ना, 2 साल की सरकार के बाद हमारा एमएलए उड़ा होगा। ये खुशी किस प्रकार की होगी जब ये इलाहाबाद की सीट पे वहां बैठेगा, तो ये बदलता हुआ इलाहाबाद आप देखेंगे। और इस एक खुशहाली यहां आते हुए देखेंगे, एक किसानों के पक्ष का काम करता हुआ व्यक्ति देखेंगे। तो ये केवल और जो केवल अपने लिए लड़ते हैं, अपनी मौजूदगी के लिए लड़ते हैं, केवल अपना व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए लड़ते हैं, ये वैसी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आपकी है। मेरा कैंडिडेट सामने बैठी हुई जनता में राम को देखता है, जैसे मैंने कहा भरत की तरह काम करेगा। और ये अकेला नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का दस्तूर है। मंच पर जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, और ऐसा ही संस्कार जेजेपी का है। हम सामने बैठी हुई प्रजा में राम देखते हैं, तुम्हारा आपका प्रतिनिधि बनकर काम करते हैं, और उसी तरह से काम करेंगे, सेवा करेंगे आपकी प्रतिनिधि बनकर। आप आशीर्वाद देना गोविंद को और भेजना विधानसभा में इस इलाके के विकास के लिए, प्रगति के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जिन जिन लोगों ने आज आके आशीर्वाद दिया, उन सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। भाई गोविंद, हम सबका भी, आपका भी धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हम यहां से विदा लेंगे। भारत माता